हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जिसमें टोटल 48 प्रश्न है। 48 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्नों का जवाब देना होता है, लेकिन हम आपको 48 प्रश्न का जवाब देंगे। और ये पेपर 2020 का है और ये प्रथम पाली का है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि कैसे कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी अभी कैसी है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी कहते हैं, का प्रयोग किस लिए होता है? जो सुदूर संवेदी उपग्रह है, इसका प्रयोग किस लिए होता है? ए ऑप्शन है दूरसंचार के लिए, बी ऑप्शन है मौसम विज्ञान के लिए, सी ऑप्शन है संसाधन की खोज के लिए, डी ऑप्शन है दूरदर्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सुदूर संवेदी उपग्रह है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो संसाधनों को खोज के लिए किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? इसमें से बताना है कि कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यानी यहाँ पे बराबर भूकंप आते रहता हो जहां पे। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? तो ये देहरादून है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यहाँ पे बताना है कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो जो बिहार है उसे क्या बोला जाता है? पिछड़ा राज्य बोला जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है वो कौन कहा जाता है? ए ऑप्शन है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से लेके 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो भारत में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है वही भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ए ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, बी ऑप्शन है यहाँ पे स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, सी ऑप्शन है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी ऑप्शन है बहुसंख्यों का शासन। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन, ये तो सही है, लोकतंत्र के अनुरूप है, लेकिन जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र के लिए अनुरूप नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। जो लोकतंत्र की सफलता है वो किस पे निर्भर करती है? ए ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, तो बिल्कुल गलत बात है। बी ऑप्शन है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, यह भी गलत बात है। सी ऑप्शन है यहाँ पे नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। इसमें से बताना है कि कौन क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र में लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण कौन है? तो अलगाववाद है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कोयला है। कोयला क्या है? कौन सा संसाधन है? यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय संसाधन, बी ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन, सी ऑप्शन है जैव संसाधन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जो कोयला है वो कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन किस लिए है? तो यहाँ पे देखिए, जो कोयला है उसका भंडारण सीमित है और ये आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। जो पदार्थ खत्म हो जाता है वो क्या होता है? अनवीकरणीय कहलाता है, जिसे हम पुनः फिर बना नहीं सकते, वो क्या होगा? अनवीकरणीय होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयला आने वाले समय में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, फिर हम उसे बना नहीं सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। इसमें से बताना है कि कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान यानी बहुत समय के लिए ऋण प्रदान कौन सी संस्था करती है। ए ऑप्शन है कृषि महाजन, बी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, सी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि शाखा समिति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। जो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है विज्ञान, सी ऑप्शन है शिक्षा, डी ऑप्शन है सेवा। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहते हैं, जो तो उसे हम लोग सेवा क्षेत्र बोला जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। जो नया आर्थिक नीति है उसमें क्या सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन है उदारीकरण, बी ऑप्शन है निजीकरण, सी ऑप्शन है वैश्वीकरण, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो नई आर्थिक नीति में यहाँ पे उदारीकरण को भी शामिल किया गया है, निजीकरण को भी शामिल किया गया है और यहाँ पे वैश्वीकरण को भी शामिल किया गया है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 12 नंबर, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितने लगते हैं। जो उपभोक्ता शिकायत किया जाता है उसके लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ए ऑप्शन है 50 रुपया, बी ऑप्शन है 70 रुपये, सी ऑप्शन है 10 रुपये, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 10 रुपया लगता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यहाँ पे बताना है कि जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है उसका मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन है वनोन्मूलन, बी ऑप्शन है यहाँ पे गहन खेती, सी ऑप्शन है अति पशुचरण, डी ऑप्शन है अधिक सिंचाई। तो जो पंजाब है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो ये अधिक सिंचाई है, यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ए ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 70%। तो इस प्रश्न में काफी कंफ्यूजन है, बहुत जो बुक होता है उसमें कुछ अलग दिया होता है, कुछ पेपर में अलग दिया होता है, लेकिन जो बोर्ड मानता है वही हम यहाँ पे सही मानेंगे। तो मनुष्यों के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है, यहाँ पे 60% जल होता है, जिसे बोर्ड ने भी सही किया है 7%। तो यहाँ पे और बुक में क्या है उससे मतलब नहीं है, जिससे हमें 1 नंबर मिलेगा उससे मतलब है। बोर्ड यहाँ पे 60% मानता है, तो हम लोग भी किससे को टिक लगाएंगे, बी को यहाँ पे टिक लगाएंगे। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 60%। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 15 नंबर, निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाया जाता है। यहाँ पे बताना है निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। इसमें से एक जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, वो कौन है आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है मगरमच्छ, बी ऑप्शन है डॉल्फिन, सी ऑप्शन है व्हेल, डी ऑप्शन है कछुआ। तो यहाँ पे देखिए कौन जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, तो जो मगरमच्छ है वो केवल भारत में पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। यहाँ पे बताना है कि सीमेंट उद्योग में प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है बॉक्साइट, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट, डी ऑप्शन है लौह। तो जो सीमेंट उद्योग होता है उसका प्रमुख कच्चा माल कौन सा होता है, तो वो चूना पत्थर होता है। आपको पता भी होगा, काफी बार पढ़ा चुके हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो यहाँ पे बताना है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे, यानी यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे।
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 18 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई। यहाँ पे बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत हुआ था। ए ऑप्शन है 1920, बी ऑप्शन है 1930, सी ऑप्शन है 1935, डी ऑप्शन है 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, जो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है वो कहाँ है। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे देखिए राउरकेला यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, समानती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। ए ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है यहाँ पर आक्रामक प्रवृत्ति, सी ऑप्शन है यहाँ पे रूढ़िवादी प्रवृत्ति, यहाँ पे डी ऑप्शन है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो यहाँ पे देखिए सीमांत व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो जो प्रगतिशील ये है इसकी क्या प्रवृत्ति क्या है, बढ़ी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, भूस्खलन है। जो भूस्खलन है वो क्या है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानवीय आपदा, यहाँ पे सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भूस्खलन है वो क्या है, प्राकृतिक के द्वारा होता है। तो जो आपदा प्रकृति के द्वारा आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, महासागर तल में कंपन का परिमाण है। यहाँ पे बताना है कि जब महासागर के तल में कंपन होता है यानी भूकंप होता है तब क्या होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे हिमस्खलन, बी ऑप्शन है यहाँ पे चक्रवात, सी ऑप्शन है यहाँ पे सुनामी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जब महासागर तल में कंपन होता है तो क्या आता है, यहाँ पे सुनामी आता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। ए ऑप्शन है पी तरंग यानी प्राइमरी तरंग, बी ऑप्शन है यहाँ पे एस तरंग यानी सेकेंडरी तरंग, सी ऑप्शन है यहाँ पे एल तरंग, डी ऑप्शन है यहाँ पे टी तरंग। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप की जो सर्वाधिक तेजी से पहुंचती है, यानी सर्वप्रथम सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है जो भूकंप की तरंगे, वो कौन सी तरंगे है, तो वो पी तरंगे है, जिसे हम लोग प्राइमरी वेव भी कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, सुनामी का संबंध है। जो सुनामी है उसका संबंध किससे है। ए ऑप्शन है स्थल से, बी ऑप्शन है समुद्र से, सी ऑप्शन है आसमान से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी किस में आता है, तो सुनामी हमेशा समुद्र में आता है, यानी जो सुनामी है वो किससे संबंधित है, तो समुद्र से संबंधित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च, बी ऑप्शन है 15 मार्च, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल, डी ऑप्शन है यहाँ पे 22 अप्रैल। तो जो उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे 26 नंबर देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने। जो वैश्वीकरण है उसके मुख्य अंग कितने हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है मुख्य अंग, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 4 हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, कौन सी सेवा गैर सरकारी है यानी प्राइवेट है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो सेवा है वो गैर सरकारी है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, यहाँ पे सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है यहाँ पे रेल सेवा। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी यानी प्राइवेट है। तो जो मॉल होता है वो प्राइवेट होता है, यानी ये गैर सरकारी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। यहाँ पे बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है बेंगलुरु।
तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं हम लोग, तो मुंबई को कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसमें बताना है कि कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है लिखित संविधान, ये बिल्कुल है। बी ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन, ये भी है। डी ऑप्शन है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायपालिका, ये भी है। यानी कौन इसमें से नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। संघ सरकार का उदाहरण है। यहाँ पे बताना है कि कौन एक संघ सरकार का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है, तो ये चीन है जो संघ सरकार का विशेषता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यहाँ पे बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्नांकित में किन मुद्दों पर सफल पाई गई है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है राजनीति असमानता को समाप्त कर दिया गया है, बी ऑप्शन है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन बहुमत समूह और अल्प बहुमत समूह के साथ जैसा व्यवहार करता है, एक जैसा व्यवहार करता है, यहाँ पे डी ऑप्शन है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोग के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सही जवाब हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया गया है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी कहाँ पे सबसे अधिक कोयला होता है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख यानी सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये झारखंड में होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है। यहाँ पे बताना कि भारत का कौन प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बी ऑप्शन है टाटा लौह और इस्पात कंपनी, यहाँ पे सी ऑप्शन है बोकारो स्टील सिटी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात प्लांट। तो यहाँ पे देखिए भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन सा है, तो जो टाटा आयरन और लौह इस्पात कंपनी है, जिसे हम लोग टिस्को भी कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये प्रथम लौह इस्पात कंपनी है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है रेलवे से, बी ऑप्शन है सड़क मार्ग से, सी ऑप्शन है जल मार्ग से, डी ऑप्शन है वायु मार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये सड़क निर्माण से संबंधित है, यानी सड़क मार्ग से संबंधित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है 36 नंबर प्रश्न है, गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना यहाँ में कहाँ पे है बताना है। ए ऑप्शन है बेतिया में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतिहारी में, डी ऑप्शन है छपरा में। तो यहाँ पे बताना है कि जो गंडक परियोजना है वो कहाँ है, तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ए ऑप्शन है सेनापति, बी ऑप्शन है फ्रांस का राजदूत, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। यहाँ पे बताना है कि रक्त और लौह नीति का जो अवलंबन किया वो किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है हिटलर, सी ऑप्शन है बिस्मार्क, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम।
तो यहाँ पे बताना है आपको कि लौ एवं रक्त नीति का अवलंबन किसने किया, तो ये बिस्मार्क ने किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 39 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। जो साम्यवादी शासन था उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो रूस में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। ए ऑप्शन है फरवरी 1917, बी ऑप्शन है यहाँ पे नवंबर 1917, सी ऑप्शन है अप्रैल 1917, डी ऑप्शन है सितंबर 1905। तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, तो नवंबर 1917 में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 41 नंबर देखिए, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। जो कांटी तापीय विद्युत परियोजना है वो किस जिला में स्थापित है। ए ऑप्शन है पूर्णिया, बी ऑप्शन है सीवान, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर, डी ऑप्शन है पूर्वी चंपारण। तो यहाँ पे देखिए कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो ये मुजफ्फरपुर में स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। जो रेल वर्कशॉप है वो कहाँ पे स्थित है। ए ऑप्शन है जमालपुर, बी ऑप्शन है भागलपुर, सी ऑप्शन है मुंगेर, डी ऑप्शन है पटना। तो यहाँ पे देखिए रेल वर्कशॉप है वो कहाँ स्थित है, तो ये जमालपुर में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। यानी सुनामी आता है तो किसके कारण से आता है। ए ऑप्शन है समुद्र में भूकंप, बी ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों में भूकंप, सी ऑप्शन है पर्वत पर भूकंप, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो सुनामी आता है वो समुद्र में आता है, और समुद्र में क्यों आता है, तो समुद्र में भूकंप आता है उसके तल में, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, सुखाड़ क्या है। जो सुखाड़ है वो क्या है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो सुखाड़ है वो तो मानव जाति करता ही नहीं है, तो सुखाड़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति के द्वारा होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सुखाड़ है वो प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे देख लीजिए 45 नंबर प्रश्न, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए। ए ऑप्शन है यहाँ पे सार्क, बी ऑप्शन है नाटो, सी ऑप्शन है ओपेक, डी ऑप्शन है यूरोपीय संघ। तो किसका यहाँ पे उदय हुआ, तो ये यूरोपीय संघ का यहाँ पे आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक संस्था बनी, जो जिसका नाम क्या था, यूरोपीय संघ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मार्टिन लूथर, सी ऑप्शन है मोहम्मद पैगंबर, डी ऑप्शन है ईसा मसीह। तो किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यानी यह किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कब आप वोट दे सकते हैं, कितने वर्ष के उम्र में। ए ऑप्शन है 16 वर्ष, बी ऑप्शन है 17 वर्ष, सी ऑप्शन है 18 वर्ष, डी ऑप्शन है यहाँ पे 19 वर्ष। तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो ये 18 वर्ष है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 48 नंबर, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। यहाँ पे बताना है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ए ऑप्शन है संघीय और अध्यक्षीय, बी ऑप्शन है यहाँ पे संघीय और संसदीय, सी ऑप्शन है यहाँ पे एकात्मक और अध्यक्षीय, यहाँ पे डी ऑप्शन है एकात्मक और संघीय। तो यहाँ पे देखिए भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 48 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो अगर मेहनत पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ऐसे नीचे तीर का निशान बनाया उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपना स्टडी ग्रुप है
उसमें डाल सकते हैं, जो अपने भाई बहन पढ़ रहे हैं उनके पास आप लोग भेज सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक ऐसे बेल आइकन आता है, उसको ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।